ये है सवाल। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं। 70 व्यक्ति का समूह, इसमें 37 आदमी कॉफ़ी पसंद करता है और 52 आदमी चाय पसंद करता है। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पे पसंद, यानी 70 है ना, 70 का कुछ ना कुछ पसंद है, या तो वो चाय पसंद कर रहा है या तो कॉफ़ी, या दोनों भी पसंद कर रहा है। ठीक है, तो ये 70 ये है। इसमें कितना व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो जी, ये डायग्राम से भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसको डायग्राम से ही आपको समझा दिया जाता है। ये रीजनिंग टाइप का सवाल है ना। देखिए, मान लेते हैं ये है आपका कॉफ़ी पीने वाला, ठीक है, और ये है आपका उसमें से चाय पीने वाला, ठीक है। अब और ये टोटल है आपका 70 व्यक्ति। कितने हैं टोटल? टोटल है 70, ठीक है। और चाय पीता है 37 और कॉफ़ी पीता है, 37 कॉफ़ी पीता है और चाय 52 पीता है, ठीक है। तो दोनों जो कॉमन जो पी रहा है, मान लेते हैं ये जो दोनों जो कॉमन, यानी जो चाय कॉफ़ी भी पी रहा है और चाय भी पी रहा है, तो ये मान लेते हैं इसको x, ठीक है जी। तो ये बताओ, अगर ये x अगर पीने लगे, कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहा है और 37 को बोल रहा है कॉफ़ी पी रहा है, तो इधर जो बचेगा है ना, केवल और केवल कॉफ़ी पसंद करने वाला क्या हो जाएगा? 37 माइनस x, क्योंकि ये टोटल ये 37 में x व्यक्ति जो है चाय भी पसंद कर रहा है और कॉफ़ी भी पसंद कर रहा है, तो केवल और केवल कॉफ़ी पसंद कौन करेगा? तो 37 में जो x जो दोनों पसंद कर रहा है, इसको घटा दीजिए। उसी तरह से चाय अगर ये पूरा 52 पी रहा है, 52, तो 52 में से x को घटा देंगे तो केवल और केवल चाय पीने वाला निकलेगा। ये चाय और कॉफ़ी दोनों मिला के है 52, ठीक है। चाय और कॉफ़ी इसमें दोनों मिला हुआ है, चाय भी खाली पसंद कर रहा है और चाय के साथ कॉफ़ी भी पसंद कर रहा है, तो दोनों मिला के है 52 संख्या में। तो इसको x को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये हो गया केवल और केवल कॉफ़ी पीने वाला, ये हो गया केवल और केवल चाय यानी टी पसंद करने वाला, ठीक है। अब इसका टोटल कितना है? 70। टोटल कितना? 70। अब सबको जोड़ दीजिए। केवल चाय पीने वाला 37 माइनस x, केवल चाय नहीं, ये कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी पीने वाला 37 माइनस x, केवल चाय पीने वाला 52 माइनस x, और दोनों पसंद करने वाला x, सब मिला के हो गया 70, संख्या में हो गया 70, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस x प्लस x खत्म, 37 और 52 हो गया 5 3 8, 89 89 माइनस x बराबर 70। अब ये 89, ये प्लस 70 इधर आएगा तो माइनस 70 बराबर x, यानी हो गया 19, x का वैल्यू 19, यानी 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो आंसर हो गया 19। समझ में आया या नहीं आया? एक बार और, टोटल है 70, इसमें से ये 37 व्यक्ति जो है ये क्या पसंद करता है? कॉफ़ी, और 52 व्यक्ति जो है ये पसंद करता है चाय। और ये दोनों में कुछ कॉमन व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसकी संख्या मान लिया x, तो केवल और केवल कॉफ़ी पसंद करने वाला ये x घट जाएगा, तो 37 माइनस x, केवल चाय पसंद करने वाला 52 माइनस x। अब सबको कॉफ़ी पसंद करने वाला, चाय और दोनों पसंद करने वाला, तीनों को मिलाएंगे तो किसके बराबर होगा? 70 के बराबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 10x बराबर -5/12 और x जो है लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x जो है जो थीटा का वैल्यू है ये किस में है? दूसरा चतुर्थांश में है। तो साइन x का मान, देखो जी ये सवाल है आप लोगों का क्लास 11 से। क्या है कि आपको इसमें समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस होता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश जो होता है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल
पॉजिटिव। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितना भी है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सब का सब इसमें पॉजिटिव, सबका वैल्यू पॉजिटिव। हम लोग 90 तक ही पढ़े, यानी 0 से 90 तक में सभी का मान प्लस में है। ठीक है, जैसे हम आते हैं 90 से अधिक वाला में और 180 से कम वाला यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें केवल और केवल साइन और कॉसेक, ठीक है, ये होता है आपका पॉजिटिव। बाकी जितना भी रेशियो आएगा इसमें कॉस, सेक, टेन, कॉट, सब इसमें नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में उसी तरह से इसमें टेन और कॉट ये दो होता है पॉजिटिव, बाकी सब होता है नेगेटिव। चौथा में कॉस और सेक ये दोनों होता है पॉजिटिव। ठीक है, और बाकी सब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 10x का मान दे दिया गया है -5/12, x है दूसरा चतुर्थांश में, तो दूसरा चतुर्थांश में जी साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है। तो इस पे सोचना ही नहीं है कि ये -5/12 है तो ये क्या है, तो माइनस रहेगा ही, क्योंकि ये दूसरा चतुर्थांश में 10 का मान है। तो हमसे साइन का मान पूछ रहा है, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे होता है पॉजिटिव। साइन का वैल्यू जो होता है यहाँ पे क्या होता है जी, साइन का वैल्यू यहाँ पे होता है दूसरा चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव ही निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है P/B, यानी यहाँ P का 5, B का 12, यहाँ H निकाल लीजिए, H बराबर P²/B², यानी 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 12 का 144 और 5 का हो गया 25, यानी 169। H का वैल्यू आ गया 13। आप लोग ये पाइथागोरस तो उसमें 10 में खूब बनाए है ना, यहाँ आ गया H का वैल्यू आ गया 13। अब देखिए अब आपका साइन का मान पूछ रहा है, तो साइन x का मान होता है क्या होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना है जी, P का वैल्यू है 5/H, H का वैल्यू कितना है 13, H का वैल्यू अभी निकाले ना यहाँ 13, तो 5/13 इसका मान पॉजिटिव होगा साइन x का, याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में पूछ रहा है, तो 5/13 यानी प्लस में हो जाएगा 5/13। ये वाला आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये वाला डायग्राम फोटो मारिए स्क्रीनशॉट। पहला चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक, तीसरा में टेन और कॉट, और चौथा में कॉस और सेक। ठीक है, तो दूसरा चतुर्थांश में पूछ रहा है साइन x का मान, तो दूसरा चतुर्थांश में साइन हमें और कॉसेक ये दो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन का मान भी हम लोग देंगे पॉजिटिव में, यानी 5/13। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये दिया है 3y - 2 + i 7 - 2x = 0, तो x और y का मान देखिए, ये जो i जो दिया है ना, ये केवल आपको कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए दिया, इससे जरा सा भी नहीं घबराना है। अभी i तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो सेम हल कीजिए जैसा होता है 3y - 2 + i 7 - 2x = 0। i केवल बता रहा है कि ये इमेजिनरी पद है। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये इमेजिनरी वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। तो ये 0 कब होता है, जब एक बार इसको ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो एक एक करके दोनों को हम लोग 0 करेंगे और x और y का वैल्यू निकाल देंगे। जब हम लोग 3y - 2 = 0 करेंगे, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 उधर जाएगा +2, 3 गुना उधर जाएगा भाग में, y का वैल्यू आ गया 2/3। उसी तरह से एक बार इसको 0 कीजिए, i 7 - 2x = 0, तो i इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया x का वैल्यू तब क्या हो जाएगा 7 - 2x = 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये +7 है उधर जाएगा -7, और -2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी माइनस से माइनस कटेगा, हो गया 7/2। x का वैल्यू 7/2 और y का वैल्यू 2/3। किस में है, x का वैल्यू 7/2, y का वैल्यू 2/3, ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है जी। तो आई से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई बस केवल ये बताता है कि ये जो वैल्यू निकलेगा ना, ये आपका रियल मान नहीं बल्कि ये इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, चलो अगला जो सवाल है, ए बी सी ए पी में है। ठीक है जी, कोई भी सीक्वेंस है ए बी सी, ये है हमारा ए पी में। ठीक है, चलो मान रख लो ऐसे, ए बी सी का मान रख लें, एक ए पी मना लेते हैं, 1 2 3 ए पी में है, सभी जान रहे हैं। अगला तो पूछ रहा है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी क्या होगा। ध्यान दीजिए, बी प्लस सी, तो बी का मान है 2, सी का मान है 3, तो बी प्लस सी यानी बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी। इसको बताना है कि इससे कौन सा सीक्वेंस बनेगा, एपी बनेगा, जीपी बनेगा, एपी और जीपी दोनों बनेगा या नन ऑफ दीज बनेगा। आप लोग एपी जीपी पढ़ा चुके हैं, तो चलो बनाइए। बी प्लस सी, बी का मान 2, सी का मान 3, यानी 2 प्लस 3 हो गया 5। सी प्लस ए, सी का मान 3, ए का मान 1, तो सी प्लस 3 और 1 4। ए प्लस बी, ए का मान 1, बी का मान 2, तो 2 और 1 3। तो देखिए 5 4 3, ये भी क्या बन रहा है, घटते जा रहा है, एक एक करके घट रहा है ना, अंतर समान है, तो ई भी क्या बन गया, ए पी ही बना। क्या ये जीपी बना क्या, जीपी में क्या होता है, भाग कीजिए आगे वाला से पीछे वाला में, भाग कीजिए, आ रहा है क्या, पीछे वाला सॉरी, यहाँ 5 से 4 में 5/4, 4/3 बराबर आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये जीपी नहीं है, तो ये एपी ही बनेगा। जब एपी को इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये एपी ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला है, ये देखिए, n तक के सभी संख्याओं का वर्गों का योग दिया है, तो इसका फार्मूला होता है जी, है ना, n तक के सभी लगातार n तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग n होल n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये होता है, तो इसका हो जाएगा ये। इसके साथ में 1-2 फार्मूला और आप लोग याद रखेंगे। n तक के सभी सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछेगा, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 छोड़ के 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, ऐसे अगर पूछेगा n तक का, है ना, विषम संख्या पूछेगा या सम संख्या, ऐसे भी रहेगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे चलते हुए रहेगा। तो इसका फार्मूला था n होल n प्लस 1 होल n प्लस 2/6, इस फार्मूला से निकालेंगे, इसको भी याद रखेंगे। और लगातार n तक के सभी संख्याओं का घन का योग, ये तो स्क्वायर था, अब घन रहेगा ऐसे, है ना, 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब, ऐसे रहेगा n तक का। तो इसका फार्मूला आता है n होल n प्लस 1/2 का स्क्वायर, इससे बना लेंगे। ठीक है, और आप लोग को एक तो पता है, लगातार संख्याओं का योग n तक का क्या होता है, n होल n प्लस 1/2, जैसे बोलेगा 1 से लेकर के 50 तक का योग, तो n होल n प्लस 1/2, ऐसे फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग ये सब याद रखेंगे, इससे कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे n दिया, यहाँ पे 10 तक रहता है, तो यहाँ पे रख देते n का मान 10 होल 10 प्लस 1, फिर 2 गुने 10 प्लस 1/6, इससे निकल जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये परवलय, है ना, परवलय यानी पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है, x² - 9y के नाभि का निर्देशांक। अब जी सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पैराबोला होता क्या। देखो ये पैराबोला, परवलय यानी परवल के आकार का, ठीक है, ये होता है आपका पैराबोला। पैराबोला 4 तरह का बनता है, एक x एक्सिस के पॉजिटिव दिशा की और नेगेटिव, y एक्सिस की पॉजिटिव और y एक्सिस की नेगेटिव। अब इसका शीर्ष देखिए, जहाँ पे ये टच कर रहा है, ये वाला सबसे हाईएस्ट वाला जो इसका जो मथवा है, इसको कहते हैं शीर्ष का मान। तो जितना भी अभी जितना आपको बता रहे हैं ये बेसिक वाला है एकदम, ये सबका शीर्ष कहाँ है, ओरिजिन पे है, सबका शीर्ष ओरिजिन यानी मूल बिंदु पे है, तो सबका शीर्ष है 0 0,
ठीक है, इसका भी शीर्ष पूछेगा 0 0, ठीक है जी, सबका शीर्ष है 0 0, तब ये होता है आपका इक्वेशन, ये होता है, ठीक है। अगर ये इसका दिशा y की पॉजिटिव की ओर है तो इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर बराबर 4ax। हमेशा ध्यान देंगे जिस पर पावर 1 रहेगा, जिस पर पावर 1 रहेगा उसी ओर उसका दिशा रहेगा। पावर x का 1 है तो x की ओर दिशा रहेगा, और पॉजिटिव है तो प्लस x की ओर, इधर प्लस x होता है इधर माइनस x होता है, ठीक है। और नाभि, नाभि पूछता नहीं, फोकस, ये नाभि, ये बीच में इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे, इसको कहते हैं नाभि, ठीक है। तो नाभि जो होता है, देखिए इधर x एक्सिस का, अगर ये x एक्सिस की ओर यदि पैराबोला है तो इसका नाभि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाभि x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, तो नाभि होगा a का वैल्यू, यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक का जो मान होता है इसको कहते हैं a, ठीक है, ये a का वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर ये इसका नाभि इधर हो जाएगा तो इसका नाभि का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a,0, ठीक है। देखिए x एक्सिस पे अगर इसका नाभि है यानी फोकस है तो यहाँ x का वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू 0। आप लोग सभी लोग पढ़े हैं कि एक्सिस पे x एक्सिस पे पूछेगा, यहाँ का वैल्यू क्या होगा, x, 0। लेकिन अगर इधर पूछेगा तो -x, 0, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू इधर माइनस में आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नाभि अगर इसका पूछेगा तो a, 0, इसका पूछेगा तो -a, 0, ठीक है। उसके बाद अक्ष का समीकरण पूछ देता है। देखिए कौन से अक्ष की ओर है, x अक्ष की ओर, तो x अक्ष की ओर है तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, ठीक ना। x अक्ष पे y 0 होता है तो इसका समीकरण होता है y बराबर 0। और नाभि की लंबाई पूछ देता है, नाभि की लंबाई सबका होता है 4a, ठीक है, सबका लंबाई यही होता है 4a। तो आपको इसमें नाभि पूछ रहा है, तो इसका अगर इस तरह का समीकरण है तो नाभि हो जाएगा a, 0। इस तरह का समीकरण है तो इसका नाभि हो जाएगा -a, 0। अगर ये x स्क्वायर -4ay, देखिए यहाँ y का पावर 1 है तो इधर ये कैसा रहेगा, y की तरफ इसका रहेगा मुंह, ठीक है। पैराबोला का जो डायरेक्शन होगा y की तरफ होगा, ठीक है। और ये y की तरफ है तो यहाँ ये प्लस वाला है तो ये पॉजिटिव y की ओर होगा, है ना, पॉजिटिव एक्सिस, y पॉजिटिव एक्सिस की ओर। और इसी में नेगेटिव यहाँ रहेगा तो ये नेगेटिव y एक्सिस की ओर होगा। तो बताइए इसका तब नाभि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका नाभि का जो निर्देशांक होगा, नाभि का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए इधर होगा, इसका नाभि यहाँ होगा तो यहाँ x का y एक्सिस है तो यहाँ x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, तो इसका नाभि हो जाएगा 0, a। इसमें पूछेगा तो इधर हो जाएगा इसका नाभि, तो इसका हो जाएगा 0, y का वैल्यू माइनस में होगा यानी -a, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो हमारे पास जो समीकरण दिया है क्या है, x स्क्वायर बराबर -9y, ध्यान दीजिए जी, x स्क्वायर -9y, तो ये वाला समीकरण है। इस तरह का पैराबोला बनेगा, है ना, x स्क्वायर बराबर -4y, तो -4y है तो समीकरण x स्क्वायर वाला y पावर 1 है और माइनस में है तो ये वाला बनेगा। तो इस पर भी बनेगा हमारा इस तरह का, ये इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो इसका नाभि इधर होगा यानी इसका नाभि क्या होगा, इसका नाभि हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू क्या होगा 0, y का वैल्यू क्या होगा -a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका नाभि। तो आप इसको सबसे पहले तोड़िए, इक्वेशन क्या होता है जी, इक्वेशन होता है x स्क्वायर बराबर -4ay, इसमें तोड़िए, x स्क्वायर बराबर -4ay, x स्क्वायर बराबर -4 गुने a गुने y। अब देखो जी यहाँ -9 है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, a का मान कि ये -9 होगा, -4 यहाँ पहले से है तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो बटैया में अगर हम 4 दे दें तो 4 से 4 तो कटिए जाएगा, ऊपरा में खाली 9 लिख दीजिए तो 4 से 4 कटेगा तो -9y हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत थी समझने में।
जितना है ना, देखिए -4y में हमको तोड़ना है ना, -4ay में, तो -4a का ही तो मान लिखना है। a का मान क्या लिखेंगे, 4 से 4 है काट दिए 1, तो लिखना है -9, तो ऊपर में हम रख दीजिए 9। ये हो गया, यानी यहाँ हो गया x² बराबर -4ay, तो -4ay, यानी a का मान कितना निकल गया, 9/4, 9/4, a का मान निकल गया 9/4। और ये डायरेक्शन इसका y का माइनस की ओर है, तो इसका जो नाभि होगा तो 0, -a, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, -a, का वैल्यू है 9/4, तो -9/4। ये हो गया इसका नाभि, ये हो गया उसका नाभि। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इस डायग्राम को देख लेंगे तो यहाँ से आपसे शीर्ष भी पूछ सकता है, नाभि भी। शीर्ष कभी भी पूछे इस तरह का इक्वेशन में रहे तो शीर्ष हमेशा 0, 0 होगा। ठीक है, और नाभि बता दिए, अगर इस तरह का पैराबोला बनेगा तो a, 0, इधर बनेगा तो -a, 0, ऊपर बनेगा तो 0, a, नीचे बनेगा तो आपको इस इक्वेशन से पकड़ना पड़ेगा कि इक्वेशन किस तरह का दिया हुआ है, तो यहीं से डायरेक्शन का हमको पता चलेगा। जैसे इसमें जो है इक्वेशन दे दिया था x² बराबर -9y, तो x² बराबर -4ay, तो इस पे आया तो कहाँ है, ये इस तरह का बनेगा। ठीक है जी, इसका नाभि होता है 0, -a। अगर आपसे अक्ष का समीकरण पूछ देगा तो ये अक्ष किधर है, y अक्ष की ओर है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, वो हो जाएगा। ठीक है, नाभि की लंबाई 4a, 4 को a से गुना कर देंगे, हो गया। अब इधर एक पूछता है नियता, नियता जो होता है ठीक इसके ऑपोजिट होता है, जो a का मान हुआ ना इसका ऑपोजिट होगा। जैसे a का मान यहाँ पे हो गया आपका, a का मान यहाँ पे हो गया 9/4, यहाँ इधर हो गया क्या करते हैं जी, ये हो गया आपका नाभि है ना, नाभि से ठीक इधर उल्टा तरफ होता है नियता। तो यहाँ पूछेगा नियता का मान, नियता का मान यहाँ पे प्लस में हो जाएगा खाली, है ना, 0, 9/4। ये हो गया आपका नियता और नाभि हो गया ये। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका एकदम इजी सवाल, लॉलीपॉप वाला सवाल है ना, क्लास 9 में बेधड़क बनाए हैं, इसको खूब बनाए हैं। ठीक है, क्या बोला है, इस चित्र में ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। कहाँ है जी ABC, चलो ABC, आए देखो ABC दिख गया ना, ABC क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC, AB और AC दोनों बराबर है, AB और AC ये दोनों का है बराबर है। और कोण ABC बराबर 50, ABC ये वाला दे दिया है कितना डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है जी, BDC, कोण BDC, अच्छा यहाँ वाला कोण निकालने के लिए बोल रहा है, तो बड़ा सिंपल है ना, एकदम इजी है, एकदम ऐसे देख के ही बना देंगे। अब देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AB और AC बराबर है तो इसका सम्मुख 50 है, तो करो सम्मुख का हो जाएगा 50 डिग्री। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180, तो 50, 50, 100, तो ई हो गया कितना डिग्री, 80 डिग्री, है ना। अब देखो जी, अब आ गया वृत्तखंड का कोण क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी वृत्त का, ये जो वृत्तखंड हुआ, ये वृत्तखंड का त्रिभुज का किसी भी भाग में जब यहाँ से जब कोण बनाते हैं ना, या एक ही जीवा से बनाए गए वृत्त पर कोण जो होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 80 और ये 80, ये 80 तो ये भी 80, BDC भी कितना हो गया 80 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वृत्तखंड जो कोण बनाते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। चलो बना लो, एक त्रिभुज बना दो। एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, एगो है 4 सेंटीमीटर, एगो है
5 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज की मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, देखो इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इससे जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल बताना है। तो किसी भी त्रिभुज का मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज का 1/4 होता है, 1/4। देखो नहीं 4 भाग में बट गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 भाग में बटा। तो एगो अगर पूछेगा एगो का मान, तो पूरे का क्या कर दीजिए 1/4 कर दीजिए, निकल जाएगा। यानी ये आप रट लीजिए, ये परमेय होता है, ठीक है। ये त्रिभुज का परमेय है, थ्योरम है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4 होता है, ठीक है जी। इजी है, तो इसको बना लेंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, आइए। यानी हम लोग सबसे पहले जो त्रिभुज जो दिया हुआ है, इस त्रिभुज का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका 1/4 कर देंगे। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका भुजा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और जब तीनों भुजा मालूम रहता है तो नमा क्लास याद है ना, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र से एकर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका 1/4 कर देंगे, तो इसका मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। तो ABC का यहाँ भुजा का मान, इसमें S निकालते हैं सबसे पहले। तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 3 4 7, 3 4 5, तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 4 3 7 5, 12/2। यानी S का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब हीरोन का सूत्र से एरिया निकाल दीजिए, किसका, ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला √S होल S माइनस A, S का मान 6 है, 6 होल 6 माइनस A का मान 3, फिर S माइनस B का मान 4, फिर S माइनस C का मान 5। तो हो गया 6 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 6 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल निकल गया 6, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, ABC का। अब इसका मध्य बिंदु मान लीजिए इसका P, इसका Q, इसका R। ये जो क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है ना, मध्य बिंदु से, तो ये होता है पूरा का 1/4। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा, 6 पूरा का 1/4, यानी 6/4 कटा दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी हो गया 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। है क्या जी, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C। समझ गए, ये इस आसान है, एकदम बच्चा वाला सवाल है ना। चलो, ये है क्वेश्चन। एक जो फिगर दिया है इसमें OABC ये जो देख रहे हैं, ये क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज जिस चतुर्भुज की सब भुजवा बराबर होती है ना, उसको समचतुर्भुज कहते हैं। जहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर ABC शीर्ष समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देख, इसका क्या दे दिया है, इसका दे दिया है बबुआ, चलो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका त्रिज्या दे दिया 10। तो भाई देखो, सबसे पहले ये बताइए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मांगा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को याद होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणन। विकर्ण है एगो OB और एगो है AC, तो हो जाएगा OB गुने AC, ठीक है। AC का भी जरूरत पड़ेगा, काहे कि गर्मी के दिन आ रहा है। तो चलो OB, ध्यान दीजिए, OB ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या दही ना दिया है जी 10। AC हमको मालूम नहीं है, किसी तरह से AC अगर हम निकाल लेंगे तब तो बातें बन जाएगा, है ना। तो आइए AC को हम लोग याद करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो AC जहाँ निकल गया तो कामे बन गया। तो AC निकालने के लिए देखिए ध्यान से, इस फिगर को अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, आपको दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा जी,
आपको ये भी एगो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये 10 है, और ये भी एक त्रिज्या है, ये 10 है। ठीक है, तो ये 10 है, ये 10 है। तो और हम लोग पढ़ें सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता थी। 10 है तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 5। ठीक है, इसका अधवा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री कौन बन रहा था, ये हो गया H, ये हो गया B, तो ये P निकाल लेंगे और इसको दोगुना कर देंगे, नीचुआ वाला निकल जाएगा ना। तो चलिए वैसा ही करेंगे। तो यहाँ इसका मान कैसे निकलेगा, तो निकल जाएगा √H² माइनस B²। H का मान है 10, B का मान है 5, तो हो गया √10 दशांक 100 घटा 5 है 25, यानी √अंडर हो गया 75। 75 का वर्गमूल हो जाएगा 5√3। 75 को तोड़ देंगे, 3 गुने 5 गुने 5 में तो 5 का जोड़ा, 5 निकल गया बाहर, 3 रह गया अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ से यहाँ तक हुआ 5√3, यहाँ से यहाँ तक हुआ 5√3, तो यहाँ तो होगा 5√3, तो 5√3 और 5√3 हो गया, AC हो गया 10√3, AC हो गया 5√3 जोड़ 5√3, ऊपर भी और नीचे भी, तो हो गया 10√3। अब इसका क्षेत्रफल भी निकाल दीजिए ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण एगो है OB, ये तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या दे दिया हमरा 10, और एगो विकर्ण है AC, AC का मान निकल गया 10√3, कटा दीजिए ना 5 बार में, 10 × 5 = 50√3। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सिंपल है, इजी है ना, बड़ा ही आसान है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16 पाई है ना। वृत्त के क्षेत्रफल का 16 पाई है, तो वर्ग की भुजा से वृत्त के व्यास का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा खाली समझना है, बड़ा एक स्टेप को मैथ में आपको समझना पड़ेगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए क्या बोला है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ये बोला वृत्त के क्षेत्रफल का 16 पाई है। वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, का माने गुना। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा मान लीजिए A, तो A का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr², का माने गुना, 16/पाई है, तो पाई से पाई खत्म, तो हो गया A का स्क्वायर बराबर 16r²। पूछ क्या रहा है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात। अच्छा जी, तो भुजा पूछ रहा थी, तो भुजा का स्क्वायर है, तो यहाँ से भुजा निकालिए पहले। A बराबर स्क्वायर जाएगा तो उधर लगेगा √16r², इसका वर्गमूल 16 का 4, r² का r, तो इसका भुजा निकल गया, वर्ग का भुजा 4r, वर्ग का भुजा निकल गया 4r, और वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना, तो r है त्रिज्या, तो व्यास हो जाएगा 2 गुने r, यानी वर्ग की भुजा निकाल लिए हम लोग। वर्ग की भुजा कितना निकल गया, 4r। ठीक है, और वृत्त का व्यास पूछ रहा है, वृत्त का व्यास के साथ अनुपात मांग रहा है, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है ना जी व्यास, तो त्रिज्या आपका दे दिया गया है r, त्रिज्या r होता है, तो व्यास हो जाएगा r गुने 2। अभी दोनों का अनुपात पूछ रहा, अनुपात मतलब बटे, तो कर दीजिए 4r/2r। भुजा का वृत्त से, भुजा को ऊपर रखना है, वृत्त का व्यास को नीचे रखना, 2 दूनी 4, r से r कट गया, तो हो गया 2:1। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, 2:1। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए, आई से रिलेटेड है, x की आई, y की
i से 25% अधिक है तो y की i x की i से कितना कम। ये सब जो भी सवाल होगा ना 100 मान के बनाइएगा, एकदम सिंपल से बनेगा। देखिए 100 मान के धड़ाधड़ से बनेगा। y की जो i से 25% अधिक है किसका, x की i, तो छोटा कम किसके पास पैसा, y के पास। तो मान लीजिए y की i को मान लीजिए आप 100, ठीक है। मान लीजिए y के पास कितना पैसा है, 100, ठीक है। तो x के पास कितना हो जाएगा, x की i y से 25% अधिक, तो 100 का 25% अधिक, 100 का 25% 25 हो गया ना जी। 100 का 25% मतलब होता है बटे 100, तो कितना हो गया 25। तो x की i क्या हो जाएगा, 100 में 25 अधिक है तो हो गया 125। y की i 100 तो x की i 125। अब पूछ रहा y की i x से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, 25 रुपया कम है ना। कितना प्रतिशत कम है वो निकालना। तो किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है, जैसे कम का प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उतना गुना 100 बटे किससे प्रतिशत निकालना है, x की i से ना। तो x की i को कहाँ रखेंगे, नीचे में। x की i को कहाँ रखेंगे, नीचे में। ध्यान दीजिए, जिससे निकालना है उसको रखेंगे नीचे में, है ना। और जितना कम है, कम निकाल रहे हैं तो कम गुना 100 बटे जिससे प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो कम कितना है 25, तो गया 25 गुने 100 बटे x की i कितना है जी 125, यहाँ रख दीजिए। 25 पंचे 125, 5 से कटेगा 20 बार में, कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए ये सवाल है, ABC आर इन AP, BCD इन HP, देन क्या होगा ये बताना है, ठीक है जी। देखो ये सवाल है, आप लोग को AP और HP तो समझा चुके हैं पीछे ही क्या होता है। तो अगर आपका AP ऐसे चलता है A-B-C, तो HP चलता है ऐसे 1/A 1/B 1/C ऐसे चलता है, ठीक है। ये आपको समझा चुके हैं। तो चलो AP दे दिया गया है, ABC जो है वो AP में है, A,B,C ये AP में है। तो और HP में है हमारा, HP में है BCD अगर HP में है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/B 1/C 1/D, ये हमारा HP में है। ऐसे ही चलता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इस पे पूछ रहा है कि तब क्या होगा, इस सब में से कौन सा रिलेशन फिट बैठेगा। तो आइए हम लोग हल करेंगे तब ये पता चलेगा। तो बताइए किसी भी संख्या का बीच वाला पद निकालना है। पहले ये आप समझिए कि बीच वाला पद जैसे 3, 4, 5 है, अगर ये बीच वाला पद निकालना है ना तो ये दोनों साइड वाला को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है। 3 जोड़ 5 बटे 2 कर देंगे ना, तो 5 3 8 बटे 2, ये निकल गया 4, ये बीच वाला पद, ठीक है। उसी तरह से कोई यदि सीक्वेंस बन रहा है 2 4 6, तो ये बीच वाला निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ बीच वाला हमको यदि B निकालना है तो B बराबर क्या आ जाएगा, A जोड़ C, दोनों साइड वाला को जोड़िए बटा 2 कीजिए। यहाँ से एक समीकरण बन गया, 2 यहाँ क्रॉस गुना करिए, 2 गुना B, तो 2B बराबर A प्लस C। इसे याद रखिएगा, ये वाला आपको उस पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ भी बीच वाला हमको निकालना है, यानी 1/C निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1/B प्लस 1/D बटे 2 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो चलो इसको हल करो। तो 1/C बराबर B और D का एलसीएम क्या हो जाएगा, BD, ठीक है। और यहाँ B यहाँ हो जाएगा, B से B कट गया, यहाँ हो जाएगा D प्लस यहाँ हो जाएगा B, और बटे में कितना है 2, मेन बटे ये वाला है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है। अब इसको 4 पद में है तो इसको अब क्या कीजिए, पहला गुने चौथा बटे दूसरा गुने तीसरा, ऐसे ही हल होता है ना। इसे आप हल कर दीजिए। वन बाई सी बराबर D प्लस B को 1 से गुना करेंगे उतने रहेगा D प्लस B, और दूसरा गुना तीसरा करेंगे तो हो गया 2BD। अब देखिए यहाँ पे 2B का मान निकला हुआ A प्लस C, यहाँ 2B के जगह में रख देंगे A प्लस C, तब हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा इधर
1/c बराबर डी प्लस बी बटे में 2b के जगह में क्या रखना है, a प्लस सी इंटू यहाँ d है तो d यहाँ हो गया बाहर में। अब गुना कर दीजिए 1/c बराबर d प्लस बी बटे a गुने d AD जोड़ c गुने d CD। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, एक से जैसे गुना होगा तो इतना ही रहेगा, AD जोड़ CD। इधर करेंगे c गुने d CD जोड़ c गुने b CB। इधर भी CD कट गया, आंसर क्या हो गया, AD बराबर CB। किस में है AD बराबर CB, AD बराबर BC कहिए या CB कहिए, यही हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया कि 2 AP दे दिया, HP दे दिया। अब एक से रिलेशन निकाल लेंगे किसी का वैल्यू, जैसे B का निकाल लिया, अब B के जगह में इस पर पुट कर दिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा भी सवाल रह सकता है ना, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 113 नंबर का सवाल है। इस पे इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान देखिए, अगर ये 16 से ये हमने बताया ट्रिगोनोमेट्री में पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। अगर ये 16 से ये 180 कट रहा है तब तो बड़ा ही आसान है, हम लोग आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारा मान में आ जाएगा तो 16 से ये कटेगा ही नहीं, 16 कम 16 बच गया 20, मतलब ये फिर यहाँ जाएगा 16 कम 16 11 दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव में तो हम लोग मान याद नहीं रखें, तो अब ये बनाना पड़ेगा कोई दूसरा तरीका से, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं बाबू फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या उसमें ये टूटने लायक है? तो देखते हैं हम लोग, अगर ये टूट गया तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए इधर सब में देखिए π/16 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 π/16, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे रहने दीजिए, कॉस को कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 इसे रहने दीजिए। ये दोनों को छेड़छाड़ कीजिए। कैसे करना है, कॉस थीटा, ठीक है, इसको साइन के पद में लिखना। तो आप लोग क्लास 10 में 90 माइनस थीटा वाला यानी π/2, यहाँ पे 90 किसको कहेंगे, 180 को पाई कहेंगे, 90 कहेंगे π/2। अगर π/2 में होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, π/2 में, और आपका होता है 3π/2 में। ठीक है, इस पे क्या होता है जी, चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता है। यानी अगर हम तो कौन किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में, और सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में। ये आप लोग पढ़ेंगे, ये वाला फार्मूला। तो आप लोग अगर आपके पास यदि पुराना बुक होगा, जो नया NCERT जारी हुआ वो नहीं, जिसपे पुराना वाला होगा, उसमें साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होगा कॉस थीटा, फिर इसी में होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होगा साइन थीटा। तो ये 90 डिग्री पे रेशियो बदल जाता है ना, 90 डिग्री पे रेशियो चेंज होता है। 90 डिग्री यानी π/2 पे रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही हमको ध्यान देना है कि π/2 पे रेशियो चेंज होता है। तो यहाँ कॉस को बदल देंगे साइन में, इसको भी बदल देंगे साइन में, तो साइन और कॉस मिल के 1 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बदलिए, कॉस को क्या लिखेंगे, बदल दीजिए, कॉस को बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा साइन 90 डिग्री यानी π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है 5π/16। ठीक है जी, साइन कॉस को बदल दिए साइन में, सेम टू सेम इसको भी चेंज कीजिए। यहाँ है प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो फिर यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर
90 डिग्री यानी पाई बटे 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है 7 पाई बटे 16। देखिए इसको सिर्फ हमने चेंज करके लिखा। देखिए इसको जैसे बदलेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह 5 पाई बटे 16 आ जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 7 पाई बटे 16, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इधर है कॉस स्क्वायर पाई बटे 16, फिर है कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 16 प्लस, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 2 8 16, यहाँ 8 पाई में घट जाएगा कितना जी 5 पाई, ठीक है। तो 8 पाई में 5 पाई को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3 पाई बटे 16। और फिर इधर साइन स्क्वायर, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ हो गया 8 दूनी 16 माइनस 7 पाई, 8 में 7 गया तो पाई बटे 16। अब देखिए आपका आंसर आ गया कॉस स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर, 8 में 5 गया तो 3 पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर, 8 में 7 गया तो केवल पाई बटे 16। अगर आप इसको देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है पाई बटे 16, यहाँ भी है पाई बटे 16, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों के बदले में क्या लिखेंगे, ये दोनों के बदले में लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी दोनों के बदले में क्या लिखेंगे 1, 1 1, आंसर क्या हो गया 2, आंसर हो गया जी 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको उतना तो डीपली समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप 11th क्लास में से अच्छे से जब त्रिभुज स्टार्ट करेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत डीपली समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सिलेबस से आपका हटा है लेकिन आपके बुक में है, पुराने बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, अगर त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दे दिया है 3 4 -4 3 और 8 6, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर तीनों शीर्ष दिया है तो फार्मूला होता है 1/2। इस फार्मूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, संख्या याद रखेंगे 23 31 12, 23 31 12, ठीक है जी, 23 31 12, 23 31 12, 23 में 31 घटाएंगे कितना आएगा, नहीं आएगा 12 जी, वैसा नहीं है, ठीक है। 23 31 12 ऐसे रट लेंगे, ठीक है, 23 31 12, 23 31 12, फार्मूला क्या था 1/2 x1 होल, 23 का मतलब ये 2 3, तो y2 माइनस y3, ठीक है, फिर देंगे प्लस x2 होल, 31 का मतलब 3 और 1 यानी y3 माइनस y1, 3 1, ठीक है, फिर x3 होल 12 यानी y1 माइनस y2, इस फार्मूला में रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक रखेंगे, याद रखेंगे, इसको याद रखने का 23 31 12, 23 31 12, ठीक है जी। चलो अब इसका मान रख दीजिए, आंसर आपका छप जाएगा 1/2 होल, देखिए तीनों बिंदु दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 का मान कितना है जी 3, तो यहाँ रखिए 3 होल, y2 माइनस y3, x1 y1 x2 y2, y2 का मान 3, y2 का मान 3 माइनस y3 का मान 6, y3 का मान 6, फिर प्लस x2 x1 y1 x2 का मान -4 होल, y3 माइनस y1 का मान 6 माइनस y1 x1 y1 का मान 4, ठीक है जी, प्लस x3 का वैल्यू x1 ये हो गया x3 y3 का मान 8, फिर y1 माइनस y1 का मान y1 का मान क्या है जी x1 y1 का मान 4 माइनस y2 हो गया x2 y2 का मान 3। अब बस इसको हल कर दीजिए, आंसर आ गया। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हट जाए। 1/2 होल, 3 में 6 जाएगा तो -3, तो -3 × 3 तो -9,
ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस, -4 और 6 में 4 जाएगा तो 2, तो 2 गुने -4 तो -8, इधर 8, 4 में 3 गया तो 1, तो यहाँ हो गया +8। ठीक है जी, सही है ना। 4 में 3 घटेगा तो 1, 8 एकम 8, यहाँ 6 में 4 गया तो 2, 4 दूनी 8, -8। ठीक है, सही है। +8 -8 खत्म, तो कितना हो गया 1/2 गुने -9, तो हो गया -9/2। और क्षेत्रफल जो होता है ना जी, क्षेत्रफल तो कभी माइनस में निकलेगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या देंगे 9/2, 9/2 वर्ग इकाई है ना, तो 9/2 आंसर हो गया 9/2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंपल है, आपके बुक का है 1 + tan स्क्वायर a का फार्मूला क्या होता है जी, सेक स्क्वायर a। अच्छा, 1 + cot स्क्वायर a का फार्मूला कॉसेक स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a को अगर साइन कॉस में लिखेंगे तो 1/cos स्क्वायर a। कॉस की दुल्हनिया है कौन, सेक, तो उसका उल्टा है ना। कॉसेक किसका दुल्हनिया है, तो साइन का, तो 1/sin स्क्वायर a। अब 4 पद, 1 2 3 4 पद, 4 पद को हल कैसे करता है, पहला गुने चौथा, तो हो गया 1 गुना साइन स्क्वायर a, यानी हो गया साइन स्क्वायर a बटे दूसरा गुने तीसरा कॉस स्क्वायर a गुने 1, तो कॉस स्क्वायर a, और टन टनाटन टन टन तारा साइन के नीचे कॉस बेचारा, तो ये हो गया tan का फार्मूला, तो tan स्क्वायर a, ये हो गया आपका आंसर, tan स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 120 तक ही आता है ना, 80 से 120 तक। 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री मान रखते जाइए। 3 गुने tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन का वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस 1/2 गुने कॉट 30, कॉट किसका उल्टा होता है जी, tan का, तो tan 30 का 1/3, तो इसका हो जाएगा √3 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1/8 सेक 45, सेक किसका उल्टा कॉस का, कॉस 45 का 1/√2, इसका हो जाएगा √2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर। ठीक है, अब हल कर दो। 3 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 दूनी 4, यहाँ 1/2 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1/8 गुने √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, कटने वाला है 2 चौके 8, यहाँ कटेगा, और कहीं कटने वाला है नहीं, सबको जोड़ दीजिए। 3 जोड़ 3/4 जोड़ 3/2 जोड़ 1/4, बस। इसके नीचे में भी कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। एलसीएम लेंगे, 4 2 4 का, तो आएगा एलसीएम 4, एलसीएम 4, यहाँ 4 तिया 12, 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 3 15, 15 और 6 21 और 1 22, 12 3 15 6 21 और 1 22, 22/4। कोई मिस्टेक हो गया जी मान रखने में। 3 गुने 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 1/2 गुने कॉट स्क्वायर, कॉट का साइन, tan का वैल्यू 1/√3, तो √3/1, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1/8 सेक 45 √2 का स्क्वायर, इधर तो ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ कहीं देखो यहाँ पे माइनस के जगह में क्या लिख दिए थे, प्लस लिख दिए थे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। एलसीएम हो गया 4 और 2 का 4, 4 बार में 4 तिया 12 माइनस 4 से 4 एक बार में 3 माइनस 2 दूनी 4 6, फिर प्लस 1, प्लस वाला प्लस से जुटेगा, 12 और 1 13 माइनस 3 में 6, 3 और 6 9/4, 13 में 9 गया तो 4/4, कट के 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, सठिया गए ढेर देर पढ़ाते पढ़ाते। चलो अगले सवाल पे। 2 पासे को एक बार फेंकने में ठीक 10 फेंकने की क्या संभावना है। ठीक है जी, तो आप लोग को पता ही होगा कि 2 पासा को जब एक बार फेंकते हैं तो ये आपका मान निकलता है 36
टोटल 36 परिणाम आ सकते हैं। 36 में आपसे पूछ रहा है कि 10 फेंकने की प्रायिकता। 10 किस में आ रहा है? केवल 1, 2 और ये 3, ये 3 मान है जो कि आपको 10 दे रहा है। तो इसका प्रायिकता क्या आ जाएगा? 3/36। प्रायिकता पड़े ही है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 3/36। आंसर हो गया 1/12, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। तो इसका ऑप्शन सारा का सारा गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/12। ठीक है। ठीक 10 फेंकने की प्रायिकता पूछ रहा है, 10 3 ही में आ रहा है ना, तो 3/36, तो आंसर हो जाएगा 1/12, जो ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगले सवाल पे। उन दो बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे की व्यास के बराबर है तथा पहले बेलन का व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर है। देखिए गोल गोल घुमा दिया है ना। आप लोग उतना मत सोचिएगा, एकदम जो जो एक लाइन को पढ़ के मैथ में एकदम बनाते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो बेलनों के आयतन का अनुपात निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, यहाँ से पढ़ो। जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई, 2 गो बेलन है। ठीक है जी, 2 गो बेलन है। पहले 2 गो बेलन बनाइए। दो गो बेलन बन गया। अब बोला पहले बेलन की ऊंचाई, इसका ऊंचाई को मान लीजिए h। ठीक है, दूसरे के व्यास के बराबर, यानी इसका व्यास, दूसरका बेलन का, फर्स्ट बेलन का जो ऊंचाई h है, इसका व्यास के बराबर, यानी इसका व्यास भी क्या हो गया? h। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा जी? h/2। ठीक है, आगे पढ़िए। पहले बेलन का व्यास, पहलका बेलन का व्यास, व्यास को d से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ d में एक भी आंसर नहीं है, r में है, तो यहाँ व्यास को लिखेंगे 2r, लिखते हैं ना। d बराबर जो व्यास होता है वो r गुने 2 होता है, तो यानी 2r। ठीक है, तो यहाँ व्यास को मान लीजिए 2r। तो पहले बेलन का व्यास यानी 2r दूसरे की ऊंचाई के बराबर है, यानी इसका ऊंचाई इसका व्यास के बराबर है, यानी इसका व्यास 2r है, तो इसका ऊंचाई है 2r। तो ये क्या बोला? इसका ऊंचाई इसके व्यास के बराबर है, इसका व्यास उसके ऊंचाई के बराबर है। अब बोला दोनों का आयतन का अनुपात क्या होगा? दोनों बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है तो दोनों को बटे में लिखेंगे। चलो, फर्स्ट बेलन का आयतन πr², इसका r क्या हो जाएगा? व्यास है 2r, तो त्रिज्या हो जाएगा r, तो πr²h। पहलका बेलन का h ही है, तो h रखिए, बटे दूसरका का हो जाएगा πr², इसका r क्या है? h/2, तो h/2 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दीजिए, h/2 गुने h/2 गुने h, इसका h क्या है जी? दूसरका का 2r, तो यहाँ लिख दीजिए 2r। हो गया, इसका रेशियो निकल गया, आंसर हो गया, पाई से पाई कट गया। अब देखिए यहाँ पे r²h ऊपर में है, r²h, नीचे में क्या है? h² बटे 2 दूनी 4, ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और यहाँ क्या बच गया? 2r। कटाइए, r एगो है, यहाँ r दूगो है, कट गया 1 हक्टो। h यहाँ एगो है, यहाँ दूगो है, 1 हक्टो कट गया। तो बचा क्या? ऊपर में बचा 4, नीचे में यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर में बचा 2 गुना r यानी 2r, और नीचे में बचा h, केवल h, तो 2r/h, 2r/h। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, 2r/h, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, चलो बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आते हैं। ये अंतिम सवाल है। ठीक है, आपका आकांक्षा का जो सेट दिया गया है, जैक द्वारा जो जारी किया गया है, इस टाइप के सवाल पूछे हैं पीछे, है ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में इस तरह का सवाल, ये सब पूछा गया सवाल है, तो सब सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये अंतिम सवाल है, AM, GM और HM
ठीक है। दो वास्तविक धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य को AM कहते हैं, गुणोत्तर माध्य को GM कहते हैं और हरात्मक माध्य को HM कहते हैं। इसका मान दे दिया A, G और H है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई भी दो संख्या है, इसका यदि समांतर माध्य पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। सपोज दैट एक संख्या है, दो संख्या है 2 और 8, इसका अगर AM पूछेगा समांतर माध्य तो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, यानी इसका हो गया समांतर माध्य 5। ठीक है जी। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है रूट अंडर AB, यानी दोनों संख्या को रूट में गुना कर दीजिए। रूट अंडर 2 गुने 8 यानी हो गया रूट 16, इसका वर्गमूल हो गया 4, यानी गुणोत्तर माध्य हो गया 4। हरात्मक माध्य 2AB बटे A प्लस B, रखिए 2 गुने A गुने B बटे A प्लस B 2 प्लस 8, यानी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे 10, यानी 3.2। अभी तीनों प्रकार का जो माध्य होता है AM, GM और HM, ये तीनों में रिलेशन होता है कि GM का स्क्वायर करने पर AM और HM के बराबर आता है। तो देखिए करके, GM का मान जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर AM का वैल्यू 5 और HM का वैल्यू 3.2, क्या ये बराबर आता है? तो 4 4 16 और 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, एक अंक के बाद पॉइंट 16, ये बराबर आ गया। तो यही रिलेशन होता है। आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में कि तीनों में रिलेशन क्या है, दे दिया है समांतर माध्य A, गुणोत्तर माध्य G और हरात्मक माध्य H। तो हम लोग पढ़े हैं GM का स्क्वायर बराबर AM गुने HM, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगला सेट बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग इस सेट को जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर का भी आप लोग क्वेश्चन उठा के देखिए कि उसमें जो इस टाइप के जो सवाल है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जो डाउट है आप लोग हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने डाउट को भेजिए, हम आपको वहीं पे आपको उसका सोल्यूशन करके दे देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।